इंडियन लीगल सिस्टम की तरफ से ऐसी कुछ वीडियोस बनाई जा रही हैं जिनमें पुराने कोर्ट केसेस का अध्ययन करते हैं। ये केसेस खास तौर से ऐसे केसेस हैं जिनमें किसी एक परिस्थिति ने या एक प्रश्न ने पूरे केस का रुख बदल दिया हो और कोर्ट को पता लग गया हो कि यह एक झूठा आरोप वाला केस है, तो हम ऐसे केसेस का अध्ययन करते हैं। आज भी एक ऐसे ही केस का अध्ययन करते हैं जिसमें रेप के झूठे आरोप का खुलासा खुद प्रोसिक्यूट्रिक्स के सीडीआर ने किया। इस केस में आरोपी पर यह आरोप था कि वह प्रोसिक्यूट्रिक्स का कलीग है और उसने प्रोसिक्यूट्रिक्स पर दबाव बनाकर उससे 3 बार रेप किया है। पहला मार्च में, दूसरा मई में और तीसरा जून में। जिस समय केस इन्वेस्टिगेशन में था उसी समय आरोपी को बेल मिल गई थी और जो पहले वकील साहब उस केस में उस समय देख रहे थे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम यह किया था कि मजिस्ट्रेट साहब के सामने, जो कंसर्न मजिस्ट्रेट थे, उनके सामने एक एप्लीकेशन लगाई कि किसी एक खास टेलीफोन नंबर पर आरोपी के और प्रोसिक्यूट्रिक्स के बीच में लगातार बातें होती हैं, तो उन नंबरों के सीडीआर को सुरक्षित करवाया जाए। मजिस्ट्रेट साहब ने पहले उस पर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगाई, देखा कि हां, उस केस में आरोपी और प्रोसिक्यूट्रिक्स के बीच में नंबर पर बातें हुई हैं, तो उन्होंने उस केस के सीडीआर को सुरक्षित करवा दिया, जो ट्रायल के टाइम में बाद में केस में कॉल कर लिया गया। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना थी और बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप था मजिस्ट्रियल कोर्ट का, जिससे आरोपी को अपना केस साबित करने में, अपनी सत्यता साबित करने में बड़ी सहायता मिली। रेप ट्रायल्स के दौरान सबसे पहले प्रोसिक्यूट्रिक्स का बयान करवाया जाता है, लेकिन इस केस में डिफेंस काउंसिल की तरफ से एक एप्लीकेशन लगी थी और उन्होंने कोर्ट से यह परमिशन मांगी थी कि प्रोसिक्यूट्रिक्स से पहले उस नोडल अफसर को बुलाया जाए जो उस सीडीआर को, जो मजिस्ट्रेट साहब ने उस समय सुरक्षित करवाया था, उस सीडीआर को कोर्ट में आके साबित कर सके और कोर्ट के रिकॉर्ड पर रख सके कि यह उन दोनों के बीच बात करने का सबूत है। और वकील साहब ने, डिफेंस काउंसिल ने उसको बहुत सुंदर तरीके से आर्ग्यू किया, जिसके फलस्वरूप सेशंस कोर्ट ने पहले इस बात की इजाजत दे दी कि प्रोसिक्यूट्रिक्स से पहले वहां के नोडल अफसर को बुलाकर उसको एग्जामिन कर दिया जाए। नोडल अफसर के बाद प्रोसिक्यूट्रिक्स कोर्ट में आई, उसने अपने बयान दिया। उसने बताया, उसने अपने बयान में बताया कि आरोपी ने उसके साथ 23 मार्च को रेप किया था, जिससे उसकी शारीरिक हालत बहुत बिगड़ गई थी। उसे डॉक्टर से मेडिकल सहायता लेनी पड़ी और वह काफी संकटों से घिर गई थी। प्रोसिक्यूट्रिक्स ने बताया कि उसके बाद वह आरोपी से बचते बचाते कोर्ट आती थी
प्रोसिक्यूटर्स ने बताया कि फिर वह ऑफिस में आरोपी से बचते बचाते जाती थी। लेकिन इसके बावजूद 16 मई को और फिर उसके बाद 19 जून को आरोपी ने प्रोसिक्यूटर्स के साथ फिर दोबारा और तिवारा भी रेप किया। क्योंकि नोडल अफसर इसमें पहले ही एग्जामिन हो चुका था, वह सीडीआर रिकॉर्ड पर था, तो डिफेंस काउंसिल साहब ने अपना क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू किया। डिफेंस काउंसिल ने पूछा, मिस प्रोसिक्यूटर्स 23 मार्च को तो आप आरोपी से बहुत भयभीत हो गई होंगी क्योंकि आपको शारीरिक कष्ट हुआ है। प्रोसिक्यूटर्स ने कहा, जी हां, मैं बहुत डर गई थी और मैं उससे बहुत बच रही थी। डिफेंस काउंसिल ने फिर आगे पूछा कि आपने बताया है कि आपकी हालत भी बहुत खराब हो गई थी। उसने प्रोसिक्यूटर्स ने कहा, जी मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, दर्द और डर से मेरी हालत खराब थी। डिफेंस काउंसिल ने अगला सवाल किया, मिस प्रोसिक्यूटर्स, यदि आप आरोपी से इतना डर गई थी, दर्द और भय से आपकी हालत खराब थी, तो फिर 23 मार्च से 24 मार्च के बाद आरोपी के साथ 5 बार टेलीफोन पर बात करने की क्या जरूरत थी? और यदि हम इन 5 बार का टोटल टाइम देखें तो यह 50 मिनट से अधिक लंबी कन्वर्सेशन आपके और आरोपी के बीच में हुई थी। इस सवाल से कोर्ट में सन्नाटा छा गया, एक भंडाफोड़ जैसा हो गया था। प्रोसिक्यूटर्स को भी नहीं पता था कि ऐसा सवाल कुछ पूछा जा सकता है। उसने जवाब दिया, आरोपी ने मुझे धमकी दी थी कि यदि मुझसे बात नहीं करोगी। प्रोसिक्यूटर्स ने जवाब दिया कि आरोपी ने मुझे धमकी दी थी कि यदि अपने घर जाकर आप मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं आपको जान से मार दूंगा। इसलिए मैंने 23 मार्च को पहली घटना के बाद अगले दिन तक 5 बार आरोपी से बात की और यह बात लगभग हमारी 50 मिनट तक हुई। डिफेंस काउंसिल भी काफी अनुभवी व्यक्ति थे, तो वो भी ऐसे कहां मानने वाले थे। उन्होंने पूछा, तो मिस प्रोसिक्यूटर्स, आपको धमकी दी गई है और धमकी देकर कॉल करने के लिए कहा गया है, ये बात आपने पुलिस को तो बताई होगी, कहीं रिकॉर्ड में दर्ज भी होगी, जरा आप मुझे बताएं कि वह कहां है। प्रोसिक्यूटर्स को ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसने कहा, नहीं, मैंने पुलिस को वैसे नहीं बताया था, लेकिन बोलकर बता दिया था, कोई लिखित बयान नहीं दिया था इस बाबत। डिफेंस काउंसिल ने आगे पूछा, अच्छा तो यह बताइए कि आपने यह शिकायत 6 अक्टूबर को की थी, उससे पहले जनवरी महीने से लेकर 3 अक्टूबर तक आपकी आरोपी से लगातार बातें चलती रही हैं। मार्च में आपने बताया कि पहला इंसिडेंट हुआ था, लेकिन आपकी बातें जनवरी से उसके साथ चल रही हैं, पहले से ही, उस दौरान भी चलती रही,
उसके बाद भी चलती रही और वो 3 अक्टूबर तक जारी रही हैं और 6 अक्टूबर को आपने कंप्लेंट दाखिल की कि आपके साथ ये सब घटनाएं हो गई। डिफेंस काउंसिल ने फिर पूछा कि मिस प्रोसिक्यूट्रिक्स, यदि आपके साथ बार बार रिपीटेड रूप से रेप किया जा रहा था तो आप उस आरोपी के साथ बातें करना बंद क्यों नहीं कर रही थी? प्रोसिक्यूटर्स ने कहा, सर मुझे तो उसने धमकी दी थी, उसने मुझे जान से मारने के लिए कहा था कि यदि मुझसे बात नहीं करोगी तो वो मुझे जान से मार देगा। जब ये सब चल ही रहा था तो कोर्ट ने इस बात पर बहुत गौर किया और अपने कोर्ट क्वेश्चन शुरू कर दिए। उन्होंने पूछा जज साहब ने, मिस प्रोसिक्यूट्रिक्स, कोई व्यक्ति आपके ऊपर फोन करने का दबाव कैसे बना सकता है? और यदि वह स्वयं फोन करता है तो आपके पास ऑप्शन उपलब्ध होता है कि आप उसको ना सुने। आप किसी भी व्यक्ति का फोन जबरदस्ती कैसे सुनने के लिए बाध्य हैं? आप उसे ब्लॉक कर सकती हैं, फोन स्विच ऑफ कर सकती हैं, बहुत सारे आपके पास तरीके हैं। उसने कहा, मैं बहुत डर गई थी और मैं किसी से शिकायत नहीं कर पा रही थी। कोर्ट ने अगला सवाल पूछा, आप डर गई थी, यह बात एक दिन के लिए सत्य हो सकती है, 2 दिन के लिए सत्य हो सकती है, 1 हफ्ते के लिए सत्य हो सकती है, 15 दिन के लिए भी मैं मान सकता हूं कि आप बहुत डर गई थी, लेकिन आपके पास पूरा परिवार था, आपके मित्र थे, आपके दूसरे ऑफिस कलीग थे। आप ऐसा कैसे डर गई थी कि आप उनमें से किसी को भी ये बात नहीं बता पा रही थी कि आपके ऊपर जान से मारने की धमकी है और आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, आपसे जबरदस्ती कॉल करवाए जा रहे हैं? प्रोसिक्यूट्रिक्स चुप हो गई। उसके पास कोई सही स्पष्टीकरण और जवाब नहीं था। जज साहब ने फिर पूछा, आपने 10 महीने तक आरोपी से बात की, आपके उससे दोस्ताना संबंध रहे, लेकिन 3 अक्टूबर को आप लोगों की बीच में मतभेद पैदा हो गए और आपने उसके खिलाफ 6 अक्टूबर को केस कर दिया। तो जो कुछ आपके बीच सहमति से हो रहा था उसकी बाबत आपने उसको रेप बनाकर हमारे सामने केस दर्ज करवा दिया। प्रोसिक्यूटर्स के पास कोई जवाब नहीं था, वह चुप हो गई। लेकिन यह बात जज साहब ने अपने कोर्ट रिकॉर्ड में इसको नोट कर लिया। बाद में आर्ग्यूमेंट के समय जब फाइनल आर्ग्यूमेंट होते हैं तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इसकी बाबत बहुत बार समझाने की कोशिश की कोर्ट को कि वह प्रोसिक्यूट्रिक्स तो दबाव में थी, उसको धमकाया गया था, जान से मारने का उसको डर दिखाया गया था, इसलिए वह लगातार बातें कर रही थी। लेकिन कोर्ट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि किसी भी व्यक्ति को आप डरा धमकाकर किसी अन्य से या किसी आरोपी से बात करने के लिए बाध्य कर सकते हैं, और वह भी लगातार 10 महीने तक रोजाना 4 या 5 बार बातें करनी। यह तब तक संभव नहीं जब तक आपसी सहमति उन दोनों के बीच में ना हो। आर्गुमेंट्स के बाद में इस केस का फैसला आया और आरोपी को बरी कर दिया गया था। आज भी
ऐसे अनेक केसेस देखने में मिलते हैं जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ रहते हैं, मित्रतापूर्वक संबंधों में रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनके बीच में किसी बात को लेकर मनमुटाव होता है तो सेक्सुअल असॉल्ट का या रेप का केस दाखिल करवा दिया जाता है, मोलेस्टेशन का केस दर्ज करवा दिया जाता है। उस पुरुष को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। जिस तरह का नया जुरिस्प्रूडेंस विकसित हो रहा है उसमें उस व्यक्ति को आमतौर से जेल भी हो जाती है, क्योंकि ओनस ऑफ प्रूफ सिद्ध करने की जिम्मेदारी पुरुष के ऊपर डाल दी जाती है और उसे ही अपनी निर्दोषिता साबित करना होती है। तो जो हमारा एनजीओ है वह ऐसे ही लोगों की सहायता करता है, उनको मोरल सपोर्ट देता है, कानूनी सपोर्ट देता है, गाइडेंस देता है, टेक्निकल सपोर्ट देता है और यदि आवश्यक हो तो कानून के विशेषज्ञ लॉयर्स भी देता है। और साथ साथ जो दूसरे हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, एफएसएल के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, पुलिस के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या दूसरी ऐसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के ऑफिसर्स हैं, वो आपके केस का अध्ययन करके आपको बड़े महत्वपूर्ण टिप्स देते हैं। आप जब चाहें इंडियन लीगल सिस्टम से संपर्क कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर यहीं दिया गया है। और जब तक हम नया वीडियो लेकर आपके लिए आए तब तक प्रणाम।